theokhla-times.com में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन का मौसम है और नेता लोगों को रुझाने में मशगूल है। ऐसे मौके में ये ज़रूरी है कि आवाम से भी बात किया जाए और जाना जाए उनकी राय और उनके मसाइल। theokhla-times.com पहुंचा अबुल फजल इनक्लेव के एक मकबूल चाय की दुकान पर और लोगों से लिया उनकी राय। और इलेक्शन की तैयारी चल रही है बड़े जोरों शोर से, तो क्या मुद्दा है इलाके का? नहीं, इलेक्शन के अपने अपने स्तर से तो सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं और चल भी रही हैं और सभी ये चाहते हैं उम्मीदवार हम जीत जाए। सबकी अपनी अपनी कोशिश होती है, लेकिन इलाके के जो मसाइल को सही तौर पर रिप्रेजेंटेशन एमसीडी में कर सकेगा और हल कर सकेगा, उसी आदमी को लोग जिताना चाहेंगे, और वो कोई भी हो चाहे इसमें। इस ओखला 188 वार्ड में परेशानियां तो बहुत सारी चीज़ है। सबसे बड़ा जाम की समस्या है, धूल बहुत ज़्यादा है इस एरिया में है, और भी जैसे साफ़ सफाई की माहौल है, कूड़ा करकट, ये सब तो बहुत दिक्कत है। तो इन सब को ध्यान में दिया जाए, ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। इस एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना रोड का। जो गली खुद जाती है, साल डेढ़ साल तक ऐसे ही खुद ही रहती है। गली अगर खुद गई बन गई तो याद आता है कि सारी इसमें पानी का पाइप भी डालना है, फिर गली खुदती है, फिर साल डेढ़ साल वैसे ही पड़ी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कूड़े का। आप अलसिफा हॉस्पिटल के पास जाओगे, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कूड़ा का भाई वहाँ से निकलना अजाब, समझे अजाब है। आदमी का वहाँ पर 2 मिनट अगर ट्रैफिक जाम रह गया तो अजाब निकलता है, लगता है कि जहन्नम में आदमी है खड़ा है। अब चाय की दुकान पे गुफ्तगू किस चीज़ पे होती है? ज़्यादातर आजकल गुफ्तगू हो रही है कि किसका माहौल चल रहा है। कोई लोग बोलता है कि आसिफ की कौन बेटी अरीबा खान, वो आगे चल रही है। कोई बोलता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। कभी कभी ओवैसी के जो पार्टी से जो खड़े हुए हैं उनकी भी जिक्र होती है कि वो भी कुछ कमाल कर सकते हैं। उन्हीं को जीतना है। बहुत से लोगों का जो नए यंग जनरेशन के वोटर है वो ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। आप कुछ बताएंगे? अरे बोलिए। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला, जैसा कि हमारे दिगर दोस्तों ने बताया, सबसे बड़ा इशू ये है कि दोनों तरफ, जमुना की तरफ और नाले की तरफ भी आप देखेंगे तो ऐसी पार्किंग लगा दी है लोगों ने, गाड़ियां खड़ी होती हैं कि लोगों को आना जाना मुश्किल है। सबसे पहले जामिया थाने से लेकर के 9 नंबर तक इसको खाली कराया जाना चाहिए, इस तरफ भी उस तरफ भी, वरना आए दिन एक्सीडेंट होता है। इस मसले के बाद सबसे बड़ा मसला सफाई सुथराई का है। इस इलाके में कोई सफाई सुथराई नहीं है, पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है। लाइब्रेरी का सिस्टम कायम करना चाहिए इन लोगों को कि इस इलाके में कुछ ऐसी जगह कायम करें जहाँ पे लड़कों के नए न्यू जनरेशन को पढ़ने का नज़्म हो। लाइब्रेरी टाइप का कोई सिस्टम कायम किया जाना चाहिए। और बाकी जहाँ तक सड़कों का मामला है वो तो है ही है, गली गली इस तरह जैसे बहुत बड़े मसाइल हैं इस इलाके में। नहीं लगता कि ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, ऐसा कहीं नहीं लगता। जिस गली में भी जाइए, जिससे भी मिलिए, हर जगह वही परेशानी है। गंदगी है, आलूदगी है, बहुत तरह की परेशानियां हैं। ये मोटी मोटी ये परेशानियां हैं जिसका फ़ौरन इजाला होना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है हमारा, तो यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए हम देखते हैं कि चारों तरफ कूड़े का अंबार है। जैसे हमारे साथी अभी डॉक्टर रिजवान साहब ने अभी यही फरमाया कि गाड़ियों कई खड़ी रहती हैं रोड्स पर, तो उससे एक्सीडेंट में इजाफा होता है। और इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मैं समझता हूँ कि पूरे ही जो इलाके का है वो पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। तो वो अगर ये, और यहाँ पर एक सुविधा होनी चाहिए हमारे एक हॉस्पिटल के भी और स्कूल की, मतलब जो लोग इन तमाम समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और तो जाहिर सी बात है आदमी उसी को वोट देना चाहेगा और वो जीतना भी चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि बारिशों में नाला सब जो रोड है खुदवा के सब रोड को रख दिया है कि रोड बनाने रहें, इसमें बच्चे बूढ़े सब गिर रहे हैं, स्कूल वाले खासतौर से बच्चे, उसे काफ़ी परेशानी होती है। तो ये पानी भी जो डाल दिया है पीने का, ये 10 साल तक पानी आएगा नहीं।
ये हम लोग को सिर्फ जो है दिखाया गया, ये पानी हमने पैप डाल दिया। सही बात है, बहुत। तो किस कैंडिडेट की हवा है, आपको क्या लग रहा है? कुछ यहाँ बताएं? पे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है किसकी कैंडिडेट की हवा है। तीन ये बोले ना, मैं पहले बोल चुका, ओवैसी, आप और कांग्रेस, ये तीनों में से कोई एक जीतेगा। तो टॉप पे कौन है? अभी टॉप पे तो फिलहाल तो आप चल रही है। कांग्रेस मेहनत करेगी तो अच्छा कर सकती है। देखिए, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, ये बहुत घाघ पार्टियां, नई पार्टियों को जैसे MIM को मौका मिलना चाहिए, ना तजुर्बाकारी से ही, नया लड़का ही चाहिए, लेकिन इसको मौका मिलना चाहिए। और ये मेरी राय ये है कि अच्छा करेगा। आम आदमी पार्टी के लोग इतने लापरवाह हैं, इनको सिर्फ जीतने के वक्त नज़र आते हैं, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आते। इसी तरीके से कांग्रेस का है। तो इन तमाम पार्टियों को हटा करके नया एक तजुर्बा, एक्सपीरियंस करना चाहिए। नए कैंडिडेट को, नए पार्टी को लॉन्च करना चाहिए, ताकि वो उसी जोश और जुनून से जब वो काम करेगा तो फिर उन तमाम कैंडिडेट के बीच में इसके बाद, इस इलेक्शन के बाद फिर वो मुकाबला होगा। जब मुकाबला राई होगी तो इस मामले में काम अच्छा होगा। क्या MIM के सपोर्टर हैं आप? नहीं, मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, ना MIM का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना आम आदमी पार्टी का तो हूँ। MIM को सपोर्ट करने की क्या वजह है? मैंने कहा कि जैसा कि नई पार्टी, नया कैंडिडेट, जवान पार्टी भी अभी हमारे हिसाब से जवान है और कैंडिडेट भी बिल्कुल यंग है और मिलने जुलने में भी ठीक है लड़का। तो जैसे कांग्रेस का कहना है कि AIMM जो है वो वोट कटवा पार्टी है, जैसे परवेज हाशमी ने कल कहा, और ये आई है वोट डिवाइड करने के लिए। क्या कहना है इसमें? ये भी तो यही करते हैं, ये भी तो वोट काटते हैं। हर पार्टी एक दूसरे का वोट काटती है, ये भी काटते हैं। हर पार्टी को ये ख्वाहिश है, पार्टी लेवल पे ये होती है कि हम जीतें, हम वोट जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें वो करते हैं। ये तो एक इल्ज़ाम है सियासी बुनियादों पर, और इसका इसकी हकीकत कोई असलियत नहीं है। ये सिर्फ सरासर इसलिए कि एक दूसरे दिगर लोगों ने एक नेशनल पैमाने पर ओवैसी साहब को या उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए, कि मुस्लिम लीडरशिप ना खड़ी हो पाए, मुस्लिम पॉलिटिक्स ना मजबूत हो पाए, उसको बदनाम करने के लिए, क्रश करने के लिए एक इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन आप ये सोचें कि जहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ वहाँ पे दूसरा बोलने वाला है, तीसरा बोलने वाला, तो ये कोशिश करेंगे कि मेरी बात को रद्द करें। समझे डॉक्टर साहब? तो असल देखने का काम ये है कि कौन कटवा है, कौन छटवा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे कुछ हासिल नहीं हो। देखना ये है कि हमारे लिए कौन कर सकता है। कांग्रेस को आपने आजमाया, अब हमदर्दी जाग रही है सिर्फ इस बुनियाद पर कि बीजेपी सेंट्रल में है। अब आम आदमी को भी आपने देखा, इस इलाके की जो क्या हालत है, दिगर दूसरे इलाकों में जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर पर मान लीजिए, अगर हम ऐसे देखें तो वहाँ की हालत देखिए, इस इलाके की हालत देखिए, क्या काम हुआ। एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप कितना वोट लेंगे? हमारे इस इलाके के लिए क्या किया आपने? जैसा कि हमारे दिगर मुकर्रिरीन ने कहा कि ड्रेनेज का मामला है, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम डल रहा है और कोई काम अच्छा होता तो उसमें वक्त लगता है। तो आपने देखा होगा कि गली गली जो है खुदा पड़ा है। हाँ, वक्त तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल वक्त तो लगता है, लेकिन इतना वक्त लगता है कि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म भी खत्म हो जाता है। ऐसा वक्त थोड़ी नहीं लगता है, ऐसा इतना नहीं लगना चाहिए। और ये तो एक कोई भी पार्टी आएगी उसको भी उतना बजट मिलेगा, वो काम करे, वो भी ये उज़्र है, एक बहाना है, और ऐसा कुछ नहीं। ये लोग काम करते नहीं है असल मार्केट में, यहाँ खोद के दूसरी गली में उलझा करके। अब ये इलेक्शन का माहौल है तो इस वक्त सरगर्म है, काम किया है, ये सब काम तो करेंगे लोग जीतने के लिए, लेकिन जो होना चाहिए, जो रेशियो है, उस तरह से काम नहीं हुआ। हम सिर्फ इस बुनियाद पर वोट दें कि आम आदमी पार्टी है, तो हम पार्टी की बुनियाद पर वोट नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। हमें तो काम की बुनियाद पर वोट चाहिए, हम देंगे। तो काम के बुनियाद पे लोग डिसाइड करेंगे कि वोट किसको दें। क्या कहना है आपका? बताइए। जी, ये जो कह रहे हैं कि काम के बुनियाद पे वोट देना चाहिए, तो इसमें सटीक कौन उतरता है, कौन पार्टी? कौन पार्टी उतरता है? सारी पार्टी तो उतर रही है, लेकिन कैंडिडेट कौन अच्छा है, ये बड़ा मसला है। हमने पार्टी तो सारे अच्छे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, पार्टी अच्छे हैं, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। मसला है पार्टी का कैंडिडेट कैसा है। हमने यहाँ पे आसिफ मोहम्मद खान जो MLA रहे हैं उनको भी देखा है, आसिफ मोहम्मद खान उनको भी देखा, वो लगातार यहाँ पे 3 बार MLA रहे, उनको भी देखा हूँ। आपके वाजिद खान को भी देखा, वो भी लगातार यहाँ पे 2 बार काउंसलर रहे हैं। नहीं, एक ही बार काउंसलर, सेकेंड टर्म उनका भी है, काउंसलर वो रहे हैं, एक बार काउंसलर रहे, और ये अब वो सेकंड टर्म के लिए फाइट कर रहे हैं। उसके पहले कांग्रेस कई साल तक यहाँ पे राज की है, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं है। आज भी इस एरिया में हाई स्कूल की किल्लत है। पूरे अबुल फजल, शाहीन बाग में चले जाएं, एक भी हाई स्कूल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है,
एक भी शादी का घर नहीं है हॉस्पिटल तो बन रहा है सरिता विहार में सरकारी। कि हम अपने अबुल फजल और शाहीन बाग 188 की बातें कर रहे हैं, सरिता विहार 188 में नहीं है। बस जी, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिडेट पर्सनली मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, बाकी पार्टी सारे अच्छे हैं। बस इंतखाबी जो मतलब जो चल रहा है इंतखाब, अभी इस पे शबाब आना बाकी है इंतखाब पर। तो अभी ये तय कर लेना कि कौन आदमी जीत जाएगा कौन नहीं जीतेगा, यहाँ पर बहुत सारे अभी भी उतार चढ़ाव आएंगे और बज़ाहिर है उसके बाद ही आदमी अपना जहन बनाता है मुझे किस सिमत जाना है। और बज़ाहिर है मसाइल तो सब हो ही गए हैं, यही मसाइल हैं एक कॉरपोरेट के लिए कि भाई मेरे ड्रेनेज का मामला है, चाहे हेल्थ का है, सफाई का है, यही तमाम इश्यूज़ हैं। हरियाली होनी चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, ये तमाम बहरहाल ये तमाम होने ही चाहिए। सफाई सुथराई का मामला है। इस इलाके में लोगों को जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, समाजी कारकुनान हैं, सियासी लीडरों से ये डिमांड करें कि यहाँ पीजी हॉस्टल्स नहीं है लड़कियों के लिए, कुछ प्राइवेट्स हैं, बहुत महंगे हैं। गरीब बच्चियाँ, पढ़ने वाले लोग, दूर दराज से आने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये जो जगह जगह RWA की ये जो ऑफिसेज हैं, ये जो जगह खाली है, इनसे बहुत ज़्यादा हमें हासिल है नहीं। तो इन जगहों पर पीजी हॉस्टल्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अब एक चीज़ मैं कहूँगा कि लाइब्रेरी के ताल्लुक से मैंने कहा, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि गर्ल्स स्कूल कॉलेज नहीं है यहाँ पर। अगर आप KG से लेकर के 12 तक देखें तो एक नहीं, आप जामिया का नाम लेंगे तो जामिया पूरे हिंदुस्तान की भरपाई नहीं कर सकता। इस इलाके में जो गरीब, बेशतर लोग गरीब हैं, ये 7-8 लाख लोगों की आबादी वाला इलाका है। अब आप सरिता विहार के हॉस्पिटल के बताएंगे तो वो हमारी कितनी ज़रूरत पूरी कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ जाकिर नगर से, गड्ढा कॉलोनी से लेकर के जाकिर नगर से शाहीन बाग, तो जो बड़ी आबादी है, यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें कम से कम 500 लोग बैक वक्त उस हॉस्पिटल में इलाज कर सकें। ऐसा हॉस्पिटल हो, ऐसा एक कॉलेज हो कम से कम बच्चियों के लिए, खालिस बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेडीज बच्चियों के लिए ऐसा हो जिसमें 2, 4, 5, 10 हज़ार बच्चियां पढ़ सकें। हमारे पास जगह हैं, कोई मुश्किल। कॉलेज तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास हाँ, है, वो सरकारी है। लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ता है, काफ़ी दूर है यहाँ से वहाँ जाना। यहाँ बेशतर आपको पता होगा कि यहाँ पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, और पेरेंट्स हैं तो वो बच्चियाँ जो छोटी बच्चियाँ हैं या फिर 10th 8th 7वीं 8वीं क्लास में हैं, वो खुद से नहीं जा सकती हैं, उनको पहुंचाने के लिए पेरेंट्स नहीं है, सब ज़्यादातर जॉब वाले हैं, बाहर रहते हैं। तो एक इस इलाके में होना चाहिए। हम एक जगह पर डिपेंड इस इलाके में हम करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि तालीम का जो रेशियो है, यकीनन 10 साल में आप देखेंगे तो वो काफ़ी, अगर उस पर आप यकीन करके बैठ जाएंगे उम्मीद लगा के, तो वो बहुत ज़्यादा हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इस इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल, एक लड़कियों के लिए अच्छा कॉलेज और एक PG तो एनी हाउ किसी भी सूरत में 1-2 साल में होना ही चाहिए। चलिए, बहुत खूब। बताइए, कुछ आप बता रहे थे एनवायरनमेंट के सिलसिले मैं में। बता रहा था कि इसमें एक और प्रॉब्लम आई है। 2-4 साल से देख रहा हूँ, आवारा कुत्ते सुबह सुबह कोई निकलता है तो दिक्कत होता है उनको, कहीं काट ले। बहुत लोगों के केस हुआ है आवारा कुत्ता काटते हुए। प्लस दूसरा हुआ है कि इस एरिया में एक अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं UPSC वगैरह की तैयारी करने के लिए। मेरे हिसाब से वो लोग उस जगह को छोड़ के चल जाते हैं कहीं दूसरी जगह, मुखर्जी नगर की तरफ। यहाँ पर अच्छी कोई लाइब्रेरी नहीं है। दूसरा, सरकारी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं या प्राइवेट लाइब्रेरी? सरकारी बोला, गवर्नमेंट खोल दे। और एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे रूम रेंट कुछ ज़्यादा ही लोग वसूल रहे हैं, उस पर भी कुछ इन पर MCD वालों को देखना चाहिए। अब 2 रूम का फ्लैट है, उस पर 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये किराया। उस पर तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही पर्सनल चीज़ आप बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इलाके के खूबी के मतलब बेहतरी के लिए जो एक है पार्क वो- चाहिए यहाँ पर, थोड़ा बहुत छोटा बहुत एक पार्क चाहिए यहाँ पे। दम घुटता है, कोई भी गली खुली नहीं है यहाँ पे। खुदा ना खास्ते कुछ ऐसे बड़े हादसा आग लग जाए तो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी आ नहीं पाएगी, वो फंसी रह जाएगी, वो बेचारे चाह के भी बचा नहीं पाएंगे किसी को। और दूसरा कि इस एरिया में थोड़ा सा पार्किंग समस्या सही हो जाए, जाम बहुत रहता है। आप यहाँ से जामिया थाना के पास देख लीजिए, आपको जाना हो सुबह सुबह तो आधा घंटा लग जाएगा जाने में। और एक चीज़ और मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमारा जो शाहीन बाग जो थाना है, ये शाहीन बाग थाने और जामिया थाना, इन दोनों लोगों ने जगह को बहुत कैप्चर किया हुआ है। सारा जाम का मामला वहीं से शुरू होता है, वहाँ से बटला होता है। इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, रोड साइड इंक्रोचमेंट। जी, रोड साइड इंक्रोचमेंट जो है, वो नाजायज़ कब्जा जो है उसको हटाया जाए। और ये थाने को चाहिए कि कम से कम 4-5 फीट 8 फीट और अंदर करें मेट्रो की तरफ। वो जो उनकी दीवार जो नोकीली निकली हुई है, उस जामिया वाले थाने को चाहिए कि थोड़ा अंदर करें, जगह बहुत है, उसको अंदर कर लें तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। इस शाहीन बाग थाने में इधर भी कब्जा किया हुआ है, इसको भी हटाना चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये कि यहाँ पर कोचिंग का सिस्टम कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले तो आपको पता ही है, सरकारी तौर पर या कुछ अच्छे लोग चाहें
जैसे ज़कात फाउंडेशन की कोचिंग चलती है, इस तरीके से 1-2 लोगों को और चाहिए कि यहाँ से जाकिर नगर से शाहीन बाग तक एक अच्छी ऐसी कोचिंग हो जो सिविल और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयार हों, बच्चियाँ तैयार करें। मैं चूँकि समाज में रहता हूँ तो कम साल भर में हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं कि कोई अच्छी कोचिंग बताइए। है ही नहीं, बताया क्या जाए, और ना ही लोग पर्सनली चलाते हैं। तो कोई एक मेयारी कोचिंग होनी चाहिए। पर्सनल कोचिंग तो काफ़ी है इलाके में, बहुत मतलब बड़ा पड़ा है वो है, लेकिन वो मेयार उसका नहीं है उस तरह से जो मेयार होना चाहिए कि बच्चे निकले। बहुत हिंद गुरु और फलां गुरु, देखिए, ये इन नाम मैं लेके इसलिए कह रहा हूँ कि इनका आप रेशियो देखिए 10 सालों में कितने लड़कों को इन्होंने कहाँ भेजा है, आप नहीं पाएंगे। 1-2 से क्या होता है, अफोर्ड नहीं कर पाए। हाँ, गरीब बच्चे हाँ, afford ये नहीं है कर पाते। मुद्दा। असल देखिए, कोचिंग जो है ये सब प्रोफेशनल कमर्शियल हैं। कमर्शियल कोचिंग खोलने से जो पैसे वाले हैं तो वही तो बच्चे पढ़ेंगे। असल मुद्दा ये है कि जो यहाँ का रिक्शा चलाने वाला है, जनरल स्टोर चलाने वाला है, चाय की दुकान वाला है, वो आदमी अपने बच्चे को एक अच्छे ओहदे तक कैसे पहुँचाएगा, IAS बनाएगा या लेक्चरर या रीडर वॉटेवर जो भी है, वो एफोर्ड नहीं कर सकता। अलमुख्तसर वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद जो ड्रॉप ऑफ एजुकेशन है, ड्रॉप आउट, यस, तो ड्रॉप ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी भी एक समस्या है ड्रॉप ऑफ एजुकेशन की, लेकिन ड्रॉप ऑफ एजुकेशन की वो भी समस्या है कि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि ये बड़े आदमियों के हाथ में चली गई है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चों के लिए जो हमारा बेस होता है पढ़ाई का, उनको पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इतने महंगे हैं कि वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और MCD की स्कूलों में जाएंगे अगर तो उनका स्टैंडर्ड नहीं है, और अगर उन्होंने 9वीं 10वीं वहाँ से कर भी ली तो वो कहीं दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि ये इलाका एशिया का पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है। एक अहम चीज़ जो मैं ये शेयर करना चाहूँगा वो ये कि आप इस इलाके में देखें कि इस इलाके को एशिया का पढ़ा लिखा इलाका कहा जाता है, और कहा जाता है एजुकेशन हब है। ये सिर्फ किस वजह से है? जामिया की वजह से। दूसरी पढ़ा लिखा इलाका इस वजह से कहा था कि जमात इस्लामी का एक बड़ा कैंपस है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तीसरा अहले हदीस कैंपस है। चौथा मुशावरत है। पांचवा आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ है। ये इन लोगों को चाहिए कि जैसा कि जिन मुद्दों की तरफ इशारा मैंने किया कि PG कॉलेजेस, इन इदारों को भी चाहिए कि ये लोग अपने तौर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पे इनका कोई काम नहीं है। बिलखुसूस अहले हदीस का कोई काम नहीं है। जमात इस्लामी का तो काम है काबिल कदर कि उसको आप गिना सकते हैं उंगलियों में। अहले हदीस का कोई काम नहीं गिना सकते आप। मुशावरत डेड है, उसका कोई काम नहीं गिना सकते। ऑफिसेस खुलते हैं, ऑफिस में क्या काम होता है आप जाइए। ऑब्जेक्टिव स्टडीज में उनका काम डेड है। मैं इसलिए हिम्मत से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत करीब से जानता हूँ इतने सालों में। इन लोगों को चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं। मेरा ताल्लुक क्या फ़िक्री तौर पर मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कल्बी तौर पर अहले हदीस से भी मोहब्बत है। दूसरी तंजीमों की तनकीद कर रहे हैं? नहीं, तनकीद नहीं, मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ कि इन जमातों से भी मेरा उठना बैठना है, लेकिन ज़मीनी तौर पर उठने बैठने से आपसे ताल्लुक़ निभाने से बात नहीं बनेगी। इल्ला ये कि ताल्लुक़ में आपको भी बेहतर होना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी जो जमातें हैं इनको चाहिए कि बच्चियों के लिए एजुकेशन के लिए ये काम करें। पर्सनल ये कम से कम कोचिंग सेंटर खोलें, मिसाली कोचिंग सेंटर ये चाहे तो खोल सकते हैं। इनके पास हैंड्स हैं, मसल पावर है, मनी पावर है, सब कुछ इनके पास है। ये चाहे तो कर सकते हैं। बेहतरीन कोचिंग, बेहतरीन लाइब्रेरी ये कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर NGOs हैं और बहुत ही नामवर इदारे हैं जो नेशनल फेम है। कहने का मेरा मतलब ये है, सब ये अपना फाइलों में है या अपनों को भरने की बात है। असल अगर काम हो रहा है असल तो मुझे नज़र तो आना चाहिए, उन लोगों को फैज़याब हो तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होता। रही गवर्नमेंट के ऐड की बात, तो गवर्नमेंट भी ऐड सेटिंग से मिल जाती है, वरना तो एक आम NGO चलाने वालों को तो गवर्नमेंट से भी कोई ऐड नहीं मिलती। हालात ये हैं, उस दर्जे में जो फाइलों में चल रही है या एडवर्टीजमेंट में चल रही है, तो आवाम को उससे फ़ायदा नहीं पहुंचता यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा NGO हैं। बल्कि एक मैं ये भी कह सकता हूँ, इंस्टीट्यूशनल एरिया के नाम पर ये एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का बाइस सबब है कि जिस तरह के यहाँ के मसाइल हैं, ये सब लोगों को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि इतना अच्छा इलाका होने के बावजूद और हम किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक बात ही ऐड कर रहा था इनकी बात को रद्द करते हुए कि जैसा कि मैंने कहा कि ये इदारे काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी काम कर रही है।
दूसरे इदारे मुशावरत की इतनी बड़ी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, एक लाइब्रेरी है, 5 लोग 2 लोग मिलेंगे, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर आप नज्म कीजिए और सिविल का दूसरे अच्छे एजुकेशन सेंटर कायम कीजिए। वहीं बाजू में एक इदारा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो तनकीद नहीं, ये उनको रगबत दिलाने के लिए, राग़िब करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जहाँ तक इस इलेक्शन, ये इलेक्शन से हट के चीज़ें हैं, ये उनके लाइफ टाइम करने की। अभी इलेक्शन में ये है कि अभी इन कैंडिडेट्स में हमें ये देखना है कि हमारी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इन पर ये कौन काम कर सकता है, उसके बाद जनता फैसला लेगी, जो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। नहीं, वो बहरहाल रिजवान साहब की बातों से मैं भी बहुत सारी चीज़ों को रद्द करता हूँ और उनकी बात से इख्तलाफ है मुझे, वो एक अलग बात है, उनकी अपनी ज़ाती राय है। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ हकीकत है और अगर काम है तो वो नज़र आना चाहिए। हॉस्पिटल के नाम पर तो अगर जमात इस्लामिया की बात करूं तो मैं एक अलशिफा भी खुला हुआ है, लेकिन अलशिफा फर्स्ट एड हॉस्पिटल है, इसका कतई तौर से कोई अच्छा इलाके के नाम पर रेस्पॉन्स नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एड हॉस्पिटल, नॉट ए फुल फ्लैश हॉस्पिटल। अब एडवर्टीजमेंट के नाम पर आप उसको मल्टीनेशनल या आप जो भी नाम दे सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट के वो दे सकते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ इलाके के लोग अलशिफा से भी सेटिस्फाई नहीं है, भले से वो उसका पार्ट हो। जी, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई। और आप मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि आज पानी का भी एक बहुत बड़ा समस्या और मुद्दा है। आज भी मुझे आए वो दिल्ली 20 साल हो गया है, और इस 20 साल में मुझे आज भी पानी की 20 लीटर की जार खरीद कर पीना होता है। सप्लाई, एमसीडी सप्लाई वाटर की बात करते तो हैं। एमसीडी का पानी तो छोड़ दीजिए, पीने की पानी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक बहुत बड़ा एक माफिया ग्रुप भी चल रहा है पानी को लेकर के, और गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो 20 रुपये पानी में खर्च करता है तो वो 600 रुपया पे करता है सिर्फ पानी के लिए। अगर वो 600 रुपये बच जाए गरीब के लिए तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकता है और उसकी सारी जो भी ज़रूरियात है वो पूरी कर सकता है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि पानी का एक मुद्दा ज़रूर बनाया जाए काउंसिलर के चुनाव में, ताकि पानी का समस्या समाधान निदान हो। ये खरीद कर पानी पीना गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल समस्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बात करने के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।